बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। FIA अपर डिवीजन क्लर्क पास्ट पेपर MCQs आज डिस्कस करते हैं। और सबसे पहला सवाल हमारे पास है, आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ स्पीच इन द ब्रैकेट्स शी खालिजगा एज वेल एज हर सिस्टर इज एंगेज्ड। तो ये बेसिकली एज वेल एज है क्या, ये कंजंक्शन है, याद रखिएगा। अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच के हवाले से देखा जाए तो कंजंक्शन क्या होता है कि ये ऐसा वर्ड होता है कि जो दो सेंटेंसेस को, दो वर्ड्स को या दो पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस को आपस में जोड़ने का काम करता है। तो ये क्या है, बेसिकली कंजंक्शन है। और जब भी याद रखिएगा एज वेल एज इस्तेमाल होता है जी, एज वेल एज। अगर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के हवाले से देखा जाए तो एज वेल एज का इस्तेमाल जो है, अली एज वेल एज हिज फ्रेंड्स, अली एज वेल एज हिज फ्रेंड्स खालिजगा कमिंग, इज आएगा कि आर आएगा। तो याद रखिएगा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट रूल के मुताबिक जब भी एज वेल एज के साथ दो सब्जेक्ट्स या दो नाउन अटैच होते हैं, जैसा ये मेरे पास अली क्या है, दैट्स S1, या इसको मैं नाउन 1 भी कह सकता हूँ। ये हिज फ्रेंड्स क्या है, इसको मैं कह सकता हूँ ये S2 भी है या N2 भी है। तो जो वर्ब या हेल्पिंग वर्ब आएगा वो पहले सब्जेक्ट या पहले नाउन के मुताबिक ही आएगा। तो डेफिनेटली यहाँ पे अली क्या है, सिंगुलर है, इसीलिए मुझे इज ही लगाना पड़ेगा। तो ये भी आपको रूल याद करना पड़ेगा कि जब भी दो डिफरेंट सब्जेक्ट्स के दरमियान एज वेल एज का इस्तेमाल होता है तो उस वक्त वर्ब या हेल्पिंग वर्ब पहले सब्जेक्ट या पहले नाउन के मुताबिक इस्तेमाल करते हैं। और बेसिकली एज वेल एज है क्या, ये कंजंक्शन है। पार्ट्स ऑफ स्पीच के हवाले से देखा जाए तो नाउन जो है, इट्स अ सिंपलेस्ट डेफिनेशन नाउन की क्या होती है कि नेम ऑफ एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड और एनी आइडिया। दुनिया में किसी भी चीज़ का नाम या किसी भी आइडिया का नाम क्या कहलाता है, वो नाउन कहलाता है। उसके बाद प्रोनाउन क्या है, अ वर्ड दैट रिप्लेसेस नाउन, दैट रिप्लेसेस नाउन, जो नाउन को रिप्लेस करता है वो क्या होता है, वो प्रोनाउन होता है। और उसके बाद फिर एडजेक्टिव क्या होता है, इट डिस्क्राइब्स, ये डिस्क्राइब करता है किसी भी नाउन और प्रोनाउन को, ये नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है। मिसाल के तौर पर मैंने लिखा है वाटर, वाटर इज अ नाउन। अब वाटर से पहले मैं क्या लिख सकता हूँ कि क्लीन वाटर है, डर्टी वाटर है, पोल्यूटेड वाटर है, कंटामिनेटेड वाटर है, क्लियर वाटर है। तो ये क्या कहलाता है, ये सारे के सारे, दैट्स अ क्लीन, दैट्स पोल्यूटेड, कंटामिनेटेड एंड सो ऑन, ये सारे के सारे क्या हैं, ये एडजेक्टिव से कहलाते हैं। उसके बाद एडवर्ब क्या होता है, याद रखिएगा, जिसको मुताल्लिक फेल कहते हैं। एडवर्ब बेसिकली तीन चीज़ों को बयान करता है, या ये वर्ब को डिस्क्राइब करेगा, या ये एडजेक्टिव को डिस्क्राइब करेगा, या एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब को भी डिस्क्राइब कर सकता है। मिसाल के तौर पर अली इज स्पीकिंग, अली इज स्पीकिंग इन अ स्लो वॉइस, इन अ स्लो वॉइस क्या है, बेसिकली ये एक एडवर्ब है। और एडवर्ब के लिए मोस्टली स्टूडेंट ये समझते हैं कि एल वाई आखिर में आना ज़रूरी है, ज़रूरी नहीं है बिल्कुल, बल्कि ऐसा लफ्ज़ जो वर्ब को बयान करे, चाहे वो फ्रेज हो सकता है, चाहे वो क्लास भी हो सकता है, वो क्या कहलाएगा, वो एडवर्ब कहलाता है। अब दूसरा क्या है, एडजेक्टिव है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ, दिस इज अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग, वैसे ब्यूटीफुल होता है ब्यूटीफुल बिल्डिंग। अब ब्यूटीफुल क्या है, बेसिकली ये एडजेक्टिव है, मैं ADJ लिख रहा हूँ, ये दैट्स एडजेक्टिव। लेकिन अगर मैंने ये लिख दिया कि दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल, अब वेरी ने किसके मीनिंग में इजाफा कर दिया, ब्यूटीफुल के, यानी एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर दिया है। तो ऐसा लफ्ज़ जो एडजेक्टिव को बयान करे वो भी क्या कहलाता है, एडवर्ब कहलाता है। और एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब को भी बयान कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल अली स्पीक्स इन अ स्लो वॉइस, अली स्पीक्स इन अ स्लो वॉइस, ये क्या है, या स्लोली एडवर्ब है। अगर मैंने ये लिख दिया कि अली स्पीक्स क्वाइट स्लोली, अली स्पीक्स वेरी स्लोली, ये वेरी और क्वाइट क्या है, ये भी एडवर्ब ही हैं, याद रखिएगा। और फिर वर्ब क्या होता है, ऐसा लफ्ज़ जो किसी काम को ज़ाहिर करे, द डूइंग वर्ब्स, जो डूइंग वर्ड्स होते हैं। तो वर्ब में क्या होता है, एक्शन और नॉन एक्शन वर्ब दोनों होते हैं। एक्शन मीन जिसमें फिजिकली कोई एक्शन होता है, जैसे जंप है, जैसे राइट है, जैसे रन है, जैसे नॉक है। इसी तरह से जो नॉन एक्शन वर्ब हैं जो किसी एक्शन को ज़ाहिर नहीं करते, जैसा कि थिंक है, जैसा कि प्लान है, जैसा कि सजेस्ट है, जैसा कि नीड है, जैसा कि फील है, तो उसमें कोई फिजिकली एक्शन नहीं हो रहा होता, उसे क्या नाम देते हैं, वो नॉन एक्शन वर्ब कहलाते हैं। और फिर इंटरजेक्शन क्या होता है, दैट शोज द सडन फीलिंग्स, जो अचानक जो है फीलिंग्स को, खुशी गमी के इजहार को ज़ाहिर करे। वो खुशी का हो सकता है, गमी का हो सकता है, हैरत का भी हो सकता है, हुर्रा
aha you won the match। तो इसी तरह से alas my friend died today, same is the case कि जिसमें हैरत की बात हो सकती है, how smart you are, how clever you are, how intelligent you are। और उसके बाद कंजंक्शन क्या होता है? कंजंक्शन वो जॉइंट्स करता है टू वर्ड्स को, दो अल्फाज को या दो सेंटेंसेस को वो जोड़ता है, या जुमले के दो हिस्सों को वो जोड़ता है। प्रेपोजिशंस क्या होता है जी? प्रेपोजिशन डिस्क्राइब करता है पोजीशन ऑफ ए नाउन और प्रोनाउन विद रेफरेंस टू सम अदर नाउन और ए प्रोनाउन। फॉर एग्जांपल द मार्कर इज ऑन माय हैंड, और ऑन उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब कोई एक चीज किसी दूसरी चीज की सतह को बिल्कुल ऐसे टच कर रही हो, दैट्स ऑन। द मार्कर इज इन माई हैंड, द मार्कर इज ओवर माई हैंड। तो ये ऑन, इन, एट, ये पोजीशन को बयान कर रहे हैं, पोजीशन ऑफ ए नाउन और प्रोनाउन विद रेफरेंस टू सम अदर नाउन और प्रोनाउन। उसको क्या नाम देते हैं? उसको हम प्रेपोजिशंस कहते हैं। तो ओवरऑल पार्ट्स ऑफ स्पीच में से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं और आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि इसमें कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच के हवाले से और एज वेल एज के हवाले से जितने कंसेप्चुअल क्वेश्चन है वो यहाँ पर मैंने डिस्कस कर दिए हैं। हमारी रेगुलर और कंसेप्चुअल क्लासेस ज्वाइन करने के लिए आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि अगला सवाल हमारे पास कौन सा था। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगला सवाल हमारे पास है द टोटल नंबर ऑफ सीट्स ऑफ बलूचिस्तान असेंबली आर। बलूचिस्तान असेंबली में कुल सीट्स की तादाद कितनी है? प्रोविंशियल असेंबली की बात हो रही है, द प्रोविंशियल असेंबली ऑफ बलूचिस्तान। प्रोविंशियल असेंबली की बात हो रही है। बलूचिस्तान के हवाले से कितनी सीटें हैं? वो बलूचिस्तान के हवाले से जो कुल सीटें हैं वो 65 है। अगर पंजाब के हवाले से देखा जाए तो पंजाब के हवाले से प्रोविंशियल असेंबली की, सूबाई असेंबली की कुल कितनी सीट्स होती हैं? याद रखिएगा वो 371 सीटें कुल पंजाब की होती हैं। सिंध की कितनी है? 168 है, याद रखिएगा जी। सिंध कितना है? 168। और केपी के कितना है? 145। और गिलगित की कितनी सीट्स हैं? 33 सीट्स हैं, याद रखिएगा जी। गिलगित बल्तिस्तान की कुल सीट्स कितनी हैं? 33 सीट्स है। ये प्रोविंशियल असेंबली की बात हो रही है। तो हर सूबे के लिए कितनी सीटें मुख्तस की गई हैं? तो बलूचिस्तान के लिए 65, पंजाब के लिए 371, सिंध के लिए 168, केपी के लिए 145 और गिलगित बल्तिस्तान के लिए कितनी सीट्स हैं? टोटल 33 सीट्स हैं। और पंजाब असेंबली के स्पीकर कौन से हैं? मलिक अहमद अली औलख साहब पंजाब असेंबली के स्पीकर हैं। तो ये भी पूछा जा सकता है कि किस प्रोविंस की टोटल सीट्स, प्रोविंशियल के हवाले से कितनी सीट्स हैं, वो यहाँ पर सीट्स मैंने मेंशन करती हैं। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि अगला सवाल हमारे पास कौन सा है। द नेक्स्ट इज योर फादर एट होम। याद रखिएगा जो लफ्ज़ इस्तेमाल होता है प्रेपोजिशन के हवाले से, दैट इज़ एट होम। उसके बाद देखिए व्हाट वाज द एज ऑफ होली प्रॉफिट हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व्हेन ही सॉल्व द कन्फ्लिक्ट ऑफ प्लेसिंग हजर अस्वद। हजर अस्वद को जो प्लेस करने का जो मामला आया था उस वक्त, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मसले को हल किया था। और उस वक्त जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो उम्र मुबारक थी वो कितनी थी? वो 35 साल थी, याद रखिएगा। उसके बाद देखिए नेम द टर्म हुज अवॉइडेंस इज रिवॉर्डिंग एंड ऑल्दो डूइंग इज नॉट अ सिन येट इट्स अ वाइस। एक ऐसा एक्ट के जिसको मना किया गया हो कि इससे ना करो, लेकिन अगर कर भी दे तो उसमें कोई एतराज़ वाली बात नहीं, कोई गुनाह नहीं है, तो उसको क्या कहा जाता है? मकरूह है तंज़ीही उसे कहा जाता है, याद रखिएगा। इस्लामियात के हवाले से यह सवाल पूछा हुआ है। अगला सवाल हमारे पास है दैट इज चूज द करेक्ट वर्ब। बीइंग इन अ रिलेशनशिप इज अ यूजफुल टाइम जॉब, सो डू नॉट अप्लाई इफ़ यू खाली जगह आर नॉट रेडी। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो इसमें इफ़ का इस्तेमाल है, तो यहाँ पर ये कंडीशनल सेंटेंसेस का इस्तेमाल हुआ है। और कंडीशनल सेंटेंसेस भी कौन से? जीरो कंडीशनल सेंटेंसेस। अब जीरो कंडीशनल्स कौन से होते हैं रेस्पेक्टेड स्टूडेंट्स? जीरो कंडीशनल सेंटेंसेस जिसमें हैं तो ये कंडीशनल्स, लेकिन दोनों हिस्सों में प्रेजेंट टेंस इस्तेमाल होता है। जैसे इफ इट रेन्स लैंड गेट्स वेट, इफ इट रेन्स लैंड गेट्स वेट। अब दोनों में क्या है, चाहे सिंपल प्रेजेंट आए या प्रेजेंट इंडेफिनिट आए, उसे क्या नाम देंगे? जीरो कंडीशनल ही नाम देंगे। फॉर एग्जाम्पल इफ यू हीट आइस, इफ यू हीट आइस इट मेल्ट्स। अब दोनों में क्या है? दैट्स अ प्रेजेंट टेंस, उसको क्या नाम देंगे बेटा? ये जीरो कंडीशनल सेंटेंसेस हैं, याद रखिएगा जी। उसके बाद अगला सवाल है कि डज वुड सिंक इन वाटर, विच वर्ड इज अ मटेरियल नाउन। इसमें से मटेरियल नाउन कौन सा है? इसमें से वुड जो है ये मटेरियल नाउन कहलाता है।
अब मटेरियल नाउन कौन सा नाउन होता है टाइप्स ऑफ नाउन में से? ऐसा नाउन जिससे दूसरी चीज़ें बनाई जा सकते हों, जैसे वुड है, जैसे प्लास्टिक है, जैसे मिल्क है, तो इसको क्या नाम देंगे? ये मटेरियल नाउन कहलाता है। इसके जो बरक्स एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो किसी फीलिंग्स का नाम होता है जी, जिसको टच नहीं किया जा सकता, जिसकी जहरी जो है ना वजूद नहीं होता, जैसे लव है, जैसे हेट्रेड है, जैसे फ्रीडम है, जैसे स्लेवरी है, जैसे ब्रेवरी है, जैसे काइंडनेस है, तो ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं? ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाते हैं। और कलेक्टिव नाउन क्या होता है? जो किसी चीज़ की कलेक्शन को ज़ाहिर करता है। लफ्ज़ एक होता है बट उसमें क्या होती है? कलेक्शन, मजमुआ होता है। फॉर एग्जाम्पल फैमिली जो है वो एक कलेक्शन का नाम है, क्राउड जो है कलेक्शन का नाम है, तो इसमें कलेक्शन होता है, एक मजमुआ होता है, फैमिली है, क्राउड है, फ्लॉक है, बंच है, तो ये सारे क्या कहलाते हैं? ये कलेक्टिव नाउन कहलाते हैं, याद रखिएगा। उसके बाद हमारे पास है टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स टू यूज द कलर पेंसिल्स ड्यूरिंग द आर्ट पीरियड, विच वर्ड इज अ कंपाउंड नाउन? कंपाउंड नाउन कौन सा होता है? जैसे कलर पेंसिल कंपाउंड नाउन है, इसमें से कलर पेंसिल। अब कंपाउंड नाउन ऐसा नाउन होता है जिसको मुरक्कब इसम भी कहते हैं, जो दो नाउन को मिलाने से बनता है। फॉर एग्जाम्पल इंक प्लस पॉट, दैट इज इंक पॉट बनेगा। सेम इज द केस सन प्लस डे, ये भी कंपाउंड नाउन है, संडे बनेगा। सन प्लस फ्लावर, sun plus flower, that's a sunflower. Same is the case friend plus ship, that is friendship, that is फ्रेंडशिप। हार्डशिप, संडे, सनफ्लावर, तो ये सारे क्या कहलाते हैं? ये कंपाउंड नाउन कहलाते हैं, जिसको मुरक्कब इसम भी कह सकते हैं। ये दो मुख्तलिफ नाउन के मिलाने से बनता है ऐसा नाउन, उसको इंग्लिश में क्या नाम देते हैं? दैट इज कॉल्ड एज कंपाउंड नाउन उन्हें कहा जाता है। इंग्लिश के हवाले से ये सवाल पूछा हुआ था। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लार्जेस्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर इन द नॉर्थ अमेरिका, वो कौन सी है? वो मिसिसिपी रिवर उसका सही जवाब है। उसके मतलब कि हाउ मेनी क्लाइमेट जोन्स आर देयर इन पाकिस्तान, पाकिस्तान के अंदर कुल 4 जो है वो क्लाइमेट जोन्स पाए जाते हैं। उसके अंदर वो है गवादर पोर्ट, गवादर पोर्ट जो है वो कहाँ पे है? बलूचिस्तान में है, जो कि सी पैक का भी मेन एक इंपॉर्टेंट जो है पार्ट है। तो गवादर कहाँ पे वाक़ है? वो बलूचिस्तान में है। विच कंट्री इज लोकेटेड इन द नॉर्थ ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के नॉर्थ में कौन है? चाइना कंट्री मौजूद है। उसके बाद एक टकला मैकान डेजर्ट इज लोकेटेड इन, वो कहाँ पे है? वो चाइना के अंदर मौजूद है, ये डेजर्ट, ये सहरा मौजूद है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारे पास है दैट इज अमंग दीज सार्क कंट्रीज विच इज नॉट लैंडलॉक्ड, लैंडलॉक कंट्रीज में से श्रीलंका जो है वो लैंडलॉक कंट्री नहीं है, सार्क के ममालिक की अगर बात की जाए। उसके बाद वेयर लाइज मैकमोहन लाइन, जो है वो कहां पर है? बेसिकली ये बाउंड्री लाइन है, हदबंदी है, बाउंड्री लाइन बिटवीन इंडिया एंड चाइना के दरमियान जो बाउंड्री लाइन है वो क्या है? मैकमोहन है, मैकमोहन लाइन है। जबकि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो बाउंड्री लाइन है वो कौन सी है? वो डेवरन लाइन है। सरहदबंदी का ये मसला हुआ था 1947 में, और इसी डेवरन लाइन की वजह से ही अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को जो है मानने से इनकार कर दिया था। हाँ, बाद इसको जो है पाकिस्तान को अफगानिस्तान ने तस्लीम कर लिया था। अगला सवाल हमारे पास है द एरियाज अराउंड द नॉर्थ एंड द साउथ पोल विद इन द पोलर सर्कल्स, उसको क्या नाम दिया जाता है? द फ्रिट्ज जोन उनको नाम दिया जाता है। उसको द हार्ट ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम, दैट इज अ सीपीयू, और सीपीयू किसको कहते हैं? दैट्स सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, जो कि हार्ट होता है किसी भी कंप्यूटर का, तो उसको क्या नाम दिया जाता है? कंप्यूटर के बारे से ये सवाल था। दैट सीपीयू, एंड सीपीयू किस चीज का एक्रोनिम है? दैट सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, बास को तो एक्रोनिम भी पूछा जाता है। ओआईसी समिट इज होल्ड एवरी ईयर, हर साल जब मुनक़िद होता है 3 साल जो है 3 इयर्स उसका सही जवाब है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। The next question that is speed of typing is measured in the following words per minute, जो है वो टाइपिंग जो स्पीड है उसको मेयर किया जाता है। उसके अंदर द वर्ड ऑफ कंप्यूटर हैज बीन डिराइव्ड, किस जबान से आखिज किया गया है? वो लैटिन जबान से आखिज किया गया है। उसके बाद टू प्ले अ पावर पॉइंट डॉक्यूमेंट ऑन मल्टीपल मॉनिटर्स वी यूज ऑप्शन यूज प्रेजेंटर व्यू इस्तेमाल किया जाता है जब किसी भी पीपीटी को, प्रेजेंटेशंस को मल्टीपल व्यू के हवाले से देखा जाता है। ईमेल एड्रेस यूजिंग डोमेन नेम ऑफ प्राइवेट वेबसाइट्स कैन बी ओपन थ्रू mymail.example.com, उसका सही जवाब है। जो सारे कंप्यूटर के हवाले से सवाल पूछे हुए थे। उसका सर्च इंजन विच इज द मोस्ट पॉपुलर इन चाइना के अंदर कौन सा है? वो
बैडू है, जैसा कि ओवरऑल जो सर्च इंजन है जो कि गूगल है, सर्च इंजन मोस्टली दुनिया में इस्तेमाल किया जाता है। बट चाइना की बात हो रही है, वहां पे कौन सा है, वो सवाल पूछा हुआ था कि इस चाइना के अंदर कौन सा सर्च इंजन जो है वो सबसे ज्यादा मकबूल है। ये सारे कंप्यूटर के हवाले से सवाल पूछे हुए थे। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। MS वर्ड 2007 2007 के मैक्सिमम जूम जो लिमिट होती है किसी भी डॉक्यूमेंट की, वो कितनी होती है? 500% होती है, 500 टाइम होती है। लोअर फंक्शन इन एक्सेल वो बेसिकली होता क्या है कि कन्वर्ट्स ऑल अपर लेटर्स इन अ टेस्टिंग स्ट्रिंग टू द लोअर केस। जो भी लेटर्स होते हैं अपर केस को, उनको क्या है, कैपिटल की बजाय उनको स्मॉल में चेंज कर देता है वो। उसके बाद देखिए MIME इज एब्रीवेशन ऑफ, बेसिकली किसका एब्रीवेशन है? दैट इज मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन, उसका सही जवाब है। जैसा कि रैम के हवाले से सवाल पूछा जाता है कि दैट इज रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी इसका सही जवाब है। और रैम क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी है, याद रखिएगा जी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी उसका सही जवाब है। तो ये एक्रोनिम के हवाले से ये भी कंप्यूटर के सवाल पूछे हुए थे। इफ यू वांट टू रिपेयर सॉफ्टवेयर बग, इट इज अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट ऑन इंटरनेट एंड इट्स कॉल्ड, इसको पैच नाम दिया जाता है। उसके बाद देखिए इफ वी प्रेस F8 कीज थ्राइस, 3 दफा उसको प्रेस करें इन MS वर्ड, वी विल सेलेक्ट अ सेंटेंस, किसी भी सेलेक्ट को हम सेंटेंस को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये शॉर्टकट कीज के हवाले से अक्सर का सवाल पूछा जाता है कि शॉर्टकट कीज Ctrl+P की हवाले से इस्तेमाल होता है। और इसी तरह से किसी भी प्रेजेंटेशन को अगर लार्ज करना है तो आप F5 की प्रेस करते हो तो वो प्रेजेंटेशन जो है उसका बिल्कुल लार्ज व्यू सामने आ जाता है। सारे के सारे क्वेश्चन जो है ये कंप्यूटर बेस्ड क्वेश्चन थे। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। दैट इज द की F12 ओपन्स अ डायलॉग बॉक्स विच कंटेन्स, उसमें सेव एज का ऑप्शन उसमें आ जाता है। उसके बाद देखिए बाय होम वाज प्रिपेयर्ड फॉर द फर्स्ट 5 ईयर प्लान, 1955 से लेकर 1960 तक बेसिकली प्लानिंग बोर्ड की तरफ से ये पहला जो है 5 साल मंसूबा जो है वो तैयार किया गया था। उसके बाद देखिए ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान लिव्स इन रूरल एरियाज, देहाती इलाकों में तकरीबन पाकिस्तान की जो है 61.8% या 60% भी कह सकते हो, बास का ये भी सवाल आता है। नियर अबाउट जो है वो 61.18% जो उसका सही जवाब है कि इतनी परसेंट आबादी जो है वो पाकिस्तान में देही इलाकों में रहती है। DCO एंड DPO आर द आंसरेबल टू, ये जवाब दे हैं, डिस्ट्रिक्ट नाजिम को जवाब दे हैं। ये उस वक्त की बात हो रही है जब डिस्ट्रिक्ट नाजिम जो थे वो बना करते थे, लेकिन इस जब मुशर्रफ दौर आया था तो उसके बाद जो है इस दौर को खत्म कर दिया गया था डिस्ट्रिक्ट नाजिम को। उसके बाद है कि विच इज द परमानेंट हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, उसको क्या नाम दिया जाता है? उसको सेनेट नाम दिया जाता है, याद रखिएगा जी। अगला सवाल हमारे पास है, दैट इज उसके बाद द वर्ल्ड स्मॉलेस्ट स्टेट बाय पॉपुलेशन इज, ये वेटिकन सिटी है, याद रखिए। बाज़ इसको वेटिकन सिटी भी कहा जाता है और बाज़ इसको होली जो सी है वो भी कहा जाता है। वेटिकन सिटी भी इसको नाम दिया जाता है। द स्मॉलेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड बाय पॉपुलेशन एंड बाय एरिया एज वेल, दोनों हवालों से है। उसके बाद है कि वैलेटा इज द कैपिटल ऑफ, ये माल्टा का दारुल हुकूमत है। उसके बाद द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फिश कैचिंग कंट्री वो कौन सा है? वो चाइना, उसका सही जवाब है। उसके अंदर व्हाट इज ग्रीन पीस, ग्रीन पीस बेसिकली है क्या? ये एक ऑर्गेनाइजेशन है दैट स्ट्रेसेस द नीड टू मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन ह्यूमन प्रोग्रेस एंड एनवायरमेंटल कंजर्वेशन। जब भी बात आती है कि ग्रीन पीस के हवाले से, जैसा कि ग्रीन का मतलब क्या होता है कि इको फ्रेंडली होना, इट मीन्स के एनवायरमेंट के लिए बेहतर होना, तो ग्रीन पीस किसे कहा जाता है? बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन है जो फोकस करती है कि बैलेंस रखो भाई, ह्यूमन प्रोग्रेस भी साथ में हो और साथ में एनवायरमेंटल कंजर्वेशन भी हो, इन माहौल की बका के हवाले से भी इकदाम किए जाने चाहिए। सेम इज द केस, बास का ये सवाल पूछा जाता है कि SDGs क्या हैं? दीज आर कॉल्ड एज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। और ये हैं क्या? दुनिया में 2015 में ये SDGs बनाए गए थे और पाकिस्तान ने भी इसके ऊपर साइन किया हुआ है। टोटल SDGs की तादाद कितनी है? वो 17 इसकी तादाद है। बेसिकली मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स थे, MDGs थे। इसको रिप्लेस किया था, किन्होंने रिप्लेस किया था? वो SDGs ने रिप्लेस किया था। पाकिस्तान समेत दुनिया के कई ममालिक ने इसके ऊपर साइन किया हुआ है, जिसमें जो है चौथा SDG, याद रखिएगा बास का JB कमीशन के अंदर में सवाल पूछा जाता है कि फोर्थ SDG कौन सा है? दैट्स क्वालिटी एजुकेशन, याद रखिएगा जी। द फोर्थ SDG वो कौन सा है? वो क्वालिटी एजुकेशन है। यानी हर कंट्री जिसने ये साइन किया हुआ है वो अपने मुल्क में क्वालिटी एजुकेशन को प्रमोट करेगा।
तो एसडीजीज के हवाले से भी सवाल पूछा जा सकता है। कुल कितने एसडीजीज हैं? 17 एसडीजीज हैं। चौथा कौन सा है? वो क्वालिटी एजुकेशन। और एसडीजीज किसका एब्रीवेशन है? ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का ही एब्रीवेशन है, मुखफ़फ़ है। इसको अडॉप्ट कब किया गया था? इसको 2015 में अडॉप्ट किया था, याद रखिएगा। और इसका जो विजन है, बात का ये सवाल भी पूछा जाता है, ये कब तक मुकम्मल करने हैं? दैट्स विजन 230 कि 2030 तक जो है इन 17 एसडीजीज को मुकम्मल तौर पर सक्सेसफुली अचीव करना है। तो ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि एसडीजीज का जो है गोल टारगेट कब तक अचीव करना है? दैट्स विजन 230 2030 उसका सही जवाब है। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि अगला सवाल हमारे पास कौन सा है। The next question, that is Fleet Street in London is famous for basically offices of the leading British newspaper, उसका सही जवाब है। उसके बाद है कि what is Cathay Pacific, basically ये क्या है? एक एयरलाइन का नाम है। उसके बाद है कि प्राइवेसी कैन बी मेंटेन्ड इन कैबिनेट्स के अंदर में जो है मेंटेन की जाती है। द ACR बेसिकली कोई भी जो एक मुलाजिम होता है तो उसके पहले ACR लिखी जाती थी। ACR मीन्स द एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट। PER जो है वो भी क्या है? परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन रिपोर्ट है जी। परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन रिपोर्ट, आजकल ये भी नाम दिया जाता है परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन रिपोर्ट, याद रखिएगा जी। जो एक गवर्नमेंट सर्वेंट होते हैं तो उनकी जो सर्विस बुक बनती है तो उसके ऊपर जो रिमार्क्स लिखे जाते हैं, हर साल जो है ये मेंटेन की जाती है। और उसको क्या नाम दिया जाता था पहले? दैट्स ACR, और आजकल उसको PER भी नाम दिया जाता है। दैट्स परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन जो है ये रिपोर्ट्स भी है। उसके बाद है हाउ मेनी कॉप्स हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ऑर्गेनाइज्ड टू एट मदीना टू मार्च टुवर्ड्स सीरिया, वो 4 उसका सही जवाब है। इस्लामियात के हवाले से ये सवाल था। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज स्टॉक एंट्री स्टैंप इज यूज फॉर बेसिकली स्टॉक एंट्री रिकॉर्ड स्टोर के अंदर, उसको सही जो है जवाब है। लेटर्स विच आर रिटन इन रूटीन बेसिस आर कॉल्ड एज, उसको रूटीन लेटर्स नाम दिया जाता है। नॉर्मली जो डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से लेटर लिखे जाते हैं। व्हाट इज मेंट बाय DO लेटर, ये बेसिकली है डैमी ऑफिशियल लेटर, उसका सही जवाब है। उसके बाद व्हाट इज अ जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब डिस्क्रिप्शन का मतलब क्या होता है कि ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ए पर्सन। जब भी किसी को ऑफर लेटर जो इशू किया जाता है उसमें उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन या जो एडवर्टाइजमेंट है उसके अंदर भी जॉब डिस्क्रिप्शन मेंशन होती है। जॉब डिस्क्रिप्शन का मतलब क्या है? उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं और उसकी ड्यूटीज क्या हैं, किसी भी पर्सन की, किसी भी एम्प्लॉयज की, जिसको कोई कंपनी, कोई ऑर्गेनाइजेशन अगर उसको हायर कर रही है। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी रिलेटेड टू द फोरकास्टिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट, वो क्या है? दैट्स मैथमेटिकल प्रोजेक्शन जो है उसका सही जवाब है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज अगला सवाल हमारे पास है अपोजिट ऑफ द शॉर्ट हैंड दैट्स लॉन्ग हैंड, उसका सही जवाब है। उसके बाद है कि मर्ज ऑफ द फाइल्स मीन, फाइल को मर्ज कर देना, इसका मतलब है 3, 4, 5, 6 फाइलों को इकट्ठे एक ही फाइल में मर्ज कर देना। दैट इज कंबाइनिंग ऑफ 2 फाइल्स, 2 फाइलों को कंबाइन करना, वो क्या कहलाता है? मर्जिंग कहलाता है। Which of the following is not actually a leave? फ्रेंच लीव जो है बेसिकली एक इडियम्स है और ये कोई लीव नहीं है। जैसे हम कहते हैं कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव है, जैसे कि जो डिफरेंट लीव्स होती हैं, अर्न लीव्स होती हैं, काजुअल लीव्स होती हैं, सिक लीव्स होती हैं, और भी टाइप्स ऑफ द लीव्स हैं जो लीव रूल्स के मुताबिक है। बट फ्रेंच लीव जो है इट इज नॉट बेसिकली लीव, ये बेसिकली इंग्लिश में एक इडियोमैटिक एक्सप्रेशन है। उसके बाद है कि कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ बेसिकली एक्सचेंजिंग थॉट्स एंड द व्यूज है, उसको कम्युनिकेशन नाम देते हैं, चाहे वो वर्बल हो चाहे वो नॉन वर्बल। उसमें क्या होता है? उसमें थॉट्स और आइडियाज और उसमें अल्फाज का क्या किया जाता है? वो शेयरिंग किया जाता है। उसके बाद है कि माइमोग्राफ इज बेसिकली क्या है? वो स्टेंसिल डुप्लीकेटर है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि अगला सवाल हमारे पास है, दैट इज व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ द इंडस रिवर, तकरीबन जो है 3180 किलोमीटर, उसका सही जवाब है। विच इज द हाईएस्ट पीक ऑफ हिमालय रेंज इन पाकिस्तान, पाकिस्तान के अंदर हिमालय जो पहाड़ी है, हिमालय जो रेंज है, सिलसिला पहाड़ी सिलसिला है, उसकी हाईएस्ट पीक चोटी कौन सी है? दैट इज नागा पर्वत, उसका सही जवाब है। उसके बाद क्यारे आज़म वाज इलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ मुस्लिम लीग इन विच ईयर, वो 1934, उसका सही जवाब है। जब क्यारे आज़म जो है इलेक्ट होते हैं बतौर प्रेसिडेंट किसके? मुस्लिम लीग के, वो सदर मुंतखब होते हैं। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एम्ब्रेस इस्लाम इन्फ्लुएंस्ड बाय विच सूरह ऑफ होली कुरान, सूरह ताहा की जो है वो तिलावत फरमा रही थी। उसके बाद है कि APP पाकिस्तान में है बेसिकली, दैट इज एसोसिएटेड प्रेस ऑफ पाकिस्तान, उसका सही जवाब है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज
अगला सवाल हमारे पास है विच की ऑन द कीबोर्ड कैन बी यूज टू व्यू द स्लाइड व्यू। जैसे मैंने पहले बताया था दैट्स F5 होता है स्लाइड व्यू मीन कंप्लीट व्यू देने के लिए F5 प्रेस किया जाता है। ये जो है मल्टीमीडिया जो PPTs होती हैं पावर पॉइंट्स होती हैं उसके ऊपर जब F5 की प्रेस करते हैं तो उसका जो है व्यू सामने आता है। द पॉलिटिशियन हु सर्व्ड एज बोथ गवर्नर जनरल एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, वो कौन से सियासतदान है? ख्वाजा नाजिमुद्दीन है जो कि पाकिस्तान के जो है प्राइम मिनिस्टर भी रहे थे और पाकिस्तान के गवर्नर जनरल भी रहे थे। उसके बाद देखिए इंडस रिवर फॉल्स इनटू अरेबियन सी, कराची के साथ में इसका जो मंजिल मकसूद होती है वो कहाँ पे होती है? वो जाकर अरेबियन सी ही होती है। उसके बाद देखिए व्हेन मोहम्मद अली जिन्ना वाज गिवन द टाइटल ऑफ कैद आज़म, कब उनको दिया गया था? 1938 में उनको ये टाइटल दिया गया था। एट द टाइम ऑफ हिजरत मदीना हु वाज विद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वो कौन से थे? हज़रत अबू बकर सिद्दीक थे जिनको यार गार भी कहा जाता है। और हज़रत अबू बकर सिद्दीक जो है इस जो मुसलमानों के पहले खलीफा भी हैं और हज़रत अबू बकर सिद्दीक की शान में आप सल्लम फरमाया करते थे कि मैंने सबके जो है एहसानात का बदला चुका दिया है और हज़रत अबू बकर सिद्दीक के जो एहसानात हैं क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला ही उनको चुकाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि अगला सवाल हमारे पास कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, अगला सवाल है विच इज़ द लार्जेस्ट सूरा इन द होली कुरान, वो कौन सी है? वो सूरह बकरा है। और कुरान मजीद की सबसे छोटी सूरत कौन सी है? वो सूरह कौसर है, याद रखिएगा। उसके बाद कि बाराक ओबामा वाज द प्रेसिडेंट ऑफ, ये 44th प्रेसिडेंट है, याद रखिएगा। 45th कौन से आ जाते हैं? डोनाल्ड ट्रंप आ जाते हैं। और 46 कौन से आ जाते हैं? जो बाइडन साहब आ जाते हैं। 47 दोबारा ही डोनाल्ड ट्रंप आ जाते हैं। उसके बाद कि नेम ऑफ द कैमल ऑन विच प्रॉफिट सल्लल्लाहु ट्रैवल्ड, वो कौन सी है? ऊँटनी का नाम क्या है? वो कस्वा ऊँटनी है। और याद रखिएगा ये कस्वा ऊँटनी जो हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की थी और उस वक्त हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप सल्लल्लाहु को बतौर तोहफ़तन ये पेश कर रहे थे, लेकिन आप सल्लल्लाहु ने जो है बाकायदा इसको ख़रीदने का जो इरादा फरमाया। और उस वक्त ये कितने दिरहम में ख़रीदी गई थी? 400 दिरहम में ये ख़रीदी थी। 400 दिरहम में आप सल्लल्लाहु ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से ये ख़रीदी थी। और यही वो ऊँटनी थी जब आप सल्लम हिजरत के बाद जाते हैं और आप सल्लम के जो मेज़बान साहबी बनते हैं हज़रत अबू अयूब अंसारी, और आप सल्लम ने ये इरादा फरमाया था कि ऊँटनी जिस घर के सामने बैठ जाएगी मैं वहीं क़याम करूँगा। तो जो किस्वा ऊँटनी है ये किस घर के सामने बैठ गई थी? ये मेज़बान रसूल हज़रत अबू अयूब अंसारी के घर के सामने बैठ गई थी। और जहाँ पर ये ऊँटनी बैठी थी याद रखिएगा वहीं पर ही मस्जिद नबवी की तामीर हुई थी, याद रखिएगा जी। मस्जिद नबवी की तामीर भी वहीं पर ही हुई थी। और ये मस्जिद नबवी की जो जगह थी ये जगह किसने दी थी? ये जगह भी हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने दी। ये जगह जो थी बेसिकली जहाँ पे मस्जिद नबवी तामीर की गई थी ये दो यतीमों की जगह थी। वो सहल और सुहेल थे, दो यतीम, सहल और सुहेल ये दो यतीम थे। इन यतीमों से जो है ज़मीन हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने लेकर दी और फिर ये वही जगह है जहाँ पर कस्वा ऊँटनी बैठी थी और जहाँ पर मस्जिद नबवी बनी थी। तो बास का ये सवाल आता है कि मस्जिद नबवी की तामीर के लिए ज़मीन किसने लाकर दी थी? वो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने लाकर दी थी। और ये भी सवाल पूछा जाता है कि खुतबा हुज्जतुल विदा के मौके के ऊपर 1 लाख से ज़ायद सहाबा किराम से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब खिताब फरमाया था तो उस वक्त कौन सी ऊँटनी में बैठकर वो खिताब फरमाया था? वो ऊँटनी भी कौन सी थी? याद रखिएगा वो किस्वा ऊँटनी ही। तो इतनी मुतबर्रक जो है वो ऊँटनी थी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हु वाज द फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन? वो ट्राइगिव लाई उसका सही जवाब है। उसके बाद अगला सवाल हमारे पास है विच इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ सॉल्ट रेंज? वो कौन सी है? वो सॉन सकस इसका सही जवाब है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि अगला सवाल हमारे पास कौन सा है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ अल मौता इज़ रिटन बाय, ये किसकी लिखी हुई है? ये इमाम मालिक की लिखी हुई है। विच मुस्लिम साइंटिस्ट इज़ कंसिडर टू बी एज द फाउंडर ऑफ केमिस्ट्री? बाबाए केमिस्ट्री, बानी केमिस्ट्री किसे कहा जाता है? वो जाबिर बिन हय्यान को कहा जाता है, याद रखिएगा। उसके बाद देखिए हाउ कैन यू असेस द फॉन्ट साइज टूल ऑन द फॉर फॉर्मेटिंग टूल बार? कौन सा है? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी उसका सही जवाब है। द वर्ड अपोजिट ऑफ एम्बेजल का मतलब क्या होता है? कंपनसेट होता है उसका अपोजिट, तलाफी करना। उसके बाद देखिए विच वन इज यूज टू डिवाइड द ईमेल इनटू 2 पार्ट्स? एट द रेट इसको इस्तेमाल किया जाता है। कंप्यूटर के हवाले से सवाल था, उसका सही जवाब क्या है? दैट्स एट द रेट। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज
व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड कुरान? कुरान का मतलब क्या होता है? फ्रीक्वेंटली रिसाइट, बार बार पढ़ी जाने वाली किताब जो है उसे क्या कहा जाता है? उसे कुरान कहा जाता है। उसके बाद है कि हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ आज़ाद कश्मीर? वो कौन से हैं? खान अब्दुल हमीद खान सबसे पहले आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म हैं। उसके बाद है कि कोलोराडो रिवर इज़ लोकेटेड इन, ये यूएसए में लोकेटेड है, याद रखिएगा जी। उसके बाद अगला सवाल है दैट इज़ कि हब डैम इज़ लोकेटेड ऑन, ये हब रिवर के ऊपर हब डैम जो है ये वाक़ है। उसके बाद है कि द अमीर भाषा डैम हैज़ अ स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ, तो उसकी स्टोरेज कैपेसिटी कितनी होती है? 8.5 MAF। उसका सही जवाब है कि द अमीर भाषा डैम की जो टोटल स्टोरेज कैपेसिटी है वो 8.1 MAF उसका सही जवाब है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारे पास है दैट इज ऑन विच डेट द एंटी टेररिज्म अमेंडमेंट बिल 202/2020 वाज पास्ड बाय द नेशनल असेंबली? जो बिल पास होता है कब पास होता है? 29 जुलाई 2020 को ये बिल पास किया जाता है। उसके बाद व्हाट इज द अपोजिट ऑफ तौहीद? का अपोजिट क्या होता है? शिर्क। अब शिर्क का लफ्ज़ी मतलब क्या है? कि किसी के साथ शरीक ठहराना। और तौहीद का मतलब क्या होता है? अहद। अहद ऐसा जिसका कोई सानी हो ही नहीं सकता, जिसका कोई दूसरा नहीं हो सकता, याद रखिएगा जी। उसके बाद है कि HTV स्टैंड्स फॉर बेसिकली क्या है? ये हैवी ट्रांसपोर्ट व्हीकल है। अक्सर कहा जाए ट्रांसपोर्ट के हवाले से जब ये ड्राइविंग लाइसेंस बनाए जाते हैं तो उस वक्त इस्तेमाल किया जाता है। दैट्स HTV बेसिकली क्या है? ये हैवी ट्रांसपोर्ट व्हीकल, उसका सही जवाब है। उसके बाद है कि इन विच डेजर्ट इज़ द्रावड़ फोर्ट? किला द्रावड़ कहाँ पे है? ये चौलिस्तान में है किला द्रावड़, याद रखिएगा। उसके बाद देखिए अकॉर्डिंग टू द 1973 कॉन्स्टिट्यूशन व्हाट इज द टर्म ऑफ द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट? 5 साल उसकी जो है मुद्दत होती है। सेम इज द केस सदर की मुद्दत कितनी होती है? वो भी 5 साल ही होती है, याद रखिएगा। बॉस का ये सवाल पूछा जाता है कि सदर के लिए 1973 के आइन के मुताबिक मिनिमम एज कितनी होती है फॉर प्रेसिडेंट? मिनिमम एज फॉर प्रेसिडेंट सदर के लिए वो कितनी होती है? वो 45 साल होती है। और फिर फॉर द प्राइम मिनिस्टर के लिए कितनी होती है? मिनिमम एज फॉर द प्राइम मिनिस्टर वो कितनी होती है? 25 ईयर्स होती है। सदर के लिए कम से कम उम्र कितनी होनी चाहिए? 45 साल। और वज़ीर आज़म के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए? कम से कम 25 साल। और ज़्यादा से ज़्यादा कितनी उम्र होनी चाहिए? तो ज़्यादा से ज़्यादा कोई भी हद नहीं है अकॉर्डिंग टू द 1973 कॉन्स्टिट्यूशन।